शाम के 7 बजने वाले हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मोदी सरकार से साफ साफ कह दिया है कि वो कॉमन सिविल कोड के मामले पर किसी कीमत पर नहीं झुकेगा। यानी कुछ भी हो जाए, देश के मुसलमान निकाह, तलाक और विरासत के मामले में इस्लामी कानून ही मानेंगे। सरकार ने देश के सभी समुदायों से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर राय मांगी थी, जिसके जवाब में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उल्टे सरकार पर ही दबाव बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। बोर्ड का कहना है उसके पास 4 करोड़ मुसलमानों के हस्ताक्षर हैं, जो पूरी तरह से शरिया लॉ के पक्ष में है। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, एक देश एक कानून के खिलाफ क्यों है मुस्लिम बोर्ड? इसी पर बहस होगी, लेकिन जरा पहले सुन लीजिए, लॉ कमीशन ने जब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सबसे राय मांगी तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या कहा। सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे साथ बीजेपी से संबित पात्रा है, कांग्रेस से मेरे साथ अखिलेश प्रताप सिंह, आरएसएस के विचारक राकेश सिन्हा, मेरे साथ असीम वकार जुड़ेंगे। ओवैसी साहब की पार्टी एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं और मुफ्ती एजाज अरशद कासमी मेंबर हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। आप सभी का स्वागत है। संबित, आप तैयारी कर लीजिए। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोल रहा है 4 करोड़ हमारे पास सिग्नेचर है और मुस्लिम बोर्ड ने उन सभी 4 करोड़ लोगों से कह दिया है कि अपने अपने समर्थन के पत्र प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री कार्यालय को और कानून मंत्री को ईमेल कर दें। तो यानी अब इन सारे ईमेल बॉक्सेस में आपके 4 करोड़ ईमेल आने वाले हैं। संबित, तैयारी कर लीजिए। नहीं, ठीक है, रिफ्रेश कर लेंगे और जो मेल आईडी अपना मेल बॉक्स है उसको क्लियर भी कर लेंगे ताकि 4 करोड़ रिसीव हो सके। मगर बहरहाल जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है, यहाँ 2 मुद्दों को अलग अलग रखने की आवश्यकता है। ट्रिपल तलाक को अलग करके रखिए और जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये अलग करके रखिए, क्योंकि ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट मई 11 तारीख से, इसी महीने की 11 तारीख से सुनवाई कर रही है। पिटीशन मुस्लिम महिलाओं ने डाला था। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड दोनों से अपनी अपनी राय मांगी थी। दोनों ने अपना अपना राय दिया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि हम चाहते हैं कि संविधान का कानून हो देश में, और संविधान कहती है कि महिलाएं और पुरुष बराबर हो। मुस्लिम लॉ बोर्ड ने कहा है कि कहीं ना कहीं महिलाओं में बुद्धि कम होती है और पुरुषों में समझ की शक्ति ज्यादा होती है। अब ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा, ये विषय अलग है। दूसरा, जहां तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का सवाल है, यूनिफॉर्म सिविल कोड में आपको बताऊं, भारत के संविधान अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, उसमें यह भारत का संविधान कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। और ऐसे पहले मौके रहे, जैसे कि सरला मुदगल केस, जैसे शाहबानो के केस, इन सभी में उन्होंने भारत सरकार से अपील किया कि आखिरकार इस देश में संविधान का राज, जो संविधान ने चाहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, वो हो क्यों नहीं रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट भी चाहती है, संविधान भी चाहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, और इसीलिए भारतीय मतलब ये जो सवाल उठे हैं, उसलिए ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसले को लेकर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि एक स्वायत्त बॉडी है, उन्होंने एक चिट्ठी जारी किया और एक क्वेश्चनेयर जारी की। ये क्वेश्चनेयर में उन्होंने पूरे भारतवासियों से पूछा कि इसका जवाब आ गया, सबसे राय लिया। अब इसका जवाब आ गया। मुस्लिम कोर्ट कह रहा है हम नहीं मानने वाले। आप कह रहे थे सर्वसम्मति बनाने की कोशिश करेंगे, सबको बातचीत से मना लेंगे, लेकिन मुस्लिम बोर्ड मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं हम किसी तरह की दखल को हम मंजूर नहीं करेंगे। अब बताइए, अब क्या करेंगे आप कॉमन सिविल कोड पर? देखिए, अगर कोई कहता है कि वो संविधान को नहीं मानेगा, किसी भी कीमत पर संविधान से ऊपर धर्म है, तो मैं यही बोलूंगा कि यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड अगर इस देश में है, देखिए शरिया का लॉ तो क्रिमिनल कोड में भी लागू होना चाहिए, क्योंकि जो इस्लामिक देश हैं, शरिया के हिसाब से आप चोरी करते हैं तो हाथ काट देना है, आप और कोई बदमाशी करते हैं तो पत्थर मार के मार देना है। उसमें तो इस्लाम पे कोई खतरा नहीं आया, तो फिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड पे कैसे इस्लाम पे खतरा आ जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चनर है, जिसमें 16 क्वेश्चंस हैं, उसमें क्वेश्चन केवल मुसलमानों के नहीं है। अगर ट्रिपल तलाक पे सवाल पूछा गया है तो हिंदुओं से पूछा गया है कि आपकी जो महिलाओं को प्रॉपर्टी राइट्स है उस पे क्या उसको सुधारने की आवश्यकता नहीं है। क्रिश्चियन से पूछा गया है कि आप लोगों का जो डाइवर्स की पद्धति है, उस डाइवोर्स की पद्धति में क्या सुधार की आवश्यकता नहीं है। तो ये सभी धर्मों से पूछा गया है कि क्यों ना ऐसा हो कि सभी धर्मों के जो अच्छे अच्छे चीज हैं उनको लिया जाए और किसी भी महिला के ऊपर या किसी भी पुरुष के ऊपर कोई अत्याचार ना हो। इस अत्याचार को क्यों ना हटाया जाए। आप देखिए जस्टिस ने क्या, जस्टिस चौहान जो कि लॉ कमीशन के चेयरपर्सन, उन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल किए हैं। उन्होंने किया है वुमेन्स राइट, सोशल जस्टिस, ओपिनियन ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, हार्मोनाइजेशन ऑफ वेरियस कल्चरल प्रैक्टिसेस, एड्रेसिंग द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स। तो आप ये बताइए, इनमें से कौन सा शब्द बुरा है? नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं है। बराबरी के पक्ष में हर कोई है संबित, लेकिन अगर सर्वसम्मति की कोशिश नाकाम हो गई फिर क्या करेंगे आप? एक देश एक कानून पर मुस्लिम बोर्ड मानने को तैयार नहीं है।
मुस्लिम नेता मानने को तैयार नहीं है, सर्वसम्मति नहीं हुई, फिर क्या होगा? मैं आपको बताता हूं, अगर अभी मैं 5 करोड़ साइन करा लूं कि सती प्रथा होनी चाहिए, और सती प्रथा एक हिंदुत्व का एक बहुत बड़ा एजेंडा है, 5 करोड़ लोग साइन करके राष्ट्रपति को भेज दें, तो क्या मानक जी और यहाँ जो हमारे महान पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, क्या वो बोलेंगे सती प्रथा कल से चालू कर दीजिए? इसका उत्तर वैसा ही है कि जो अगर हम चाहते हैं कि महिलाओं को बराबरी का हक मिलना चाहिए, 5 करोड़ या 4 करोड़ सिग्नेचर से कुछ नहीं होता। सभी सिग्नेचर से बड़ा भारत का संविधान है, उससे बड़ा कुछ नहीं। अखिलेश प्रताप सिंह, अखिलेश जी जवाब दीजिए, अगर मुस्लिम बोर्ड नहीं मानता है एक देश एक कानून के लिए, क्या कांग्रेस सपोर्ट करेगी सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड पर? एक देश एक कानून। अखिलेश जी। देखिए, इन्होंने समाप्त किया अपना कि भारत का संविधान, इस संविधान को तो आज जो मानने या संविधान की जो कसम खा रहे हैं हमारे भाजपा के मित्र, ये तो बोलते थे इस संविधान को हम मानेंगे ही नहीं। संविधान तो बड़ा अच्छा रच के गए हैं ब्रह्मा जी ने, मनु जी ने, जो मनुस्मृति हम उसे मानेंगे। झंडे को नहीं, तिरंगे को नहीं मानते थे। महिलाओं का जिक्र भी किया, यही बीजेपी आरएसएस है। जब देश आजाद हुआ तो महिलाओं को इवन वोटिंग राइट तक को देने के विरोध करती थी। यहाँ तक कि जब संविधान बनने लगा तो नेहरू जी ने, बाबा साहब ने माना कि महिलाओं के अधिकार के लिए उसमें स्थान होना चाहिए। इन लोगों ने उसका विरोध किया और उसमें नहीं पास हो पाया। पहला अमेंडमेंट के बाद उसको लाया गया, संविधान अमेंडमेंट ला करके। तो आज जो ये सब दिखावा जा रहा है या जिसकी जिक्र कर रहे हैं, इनके लिए ये सब राजनीतिक मुद्दे हैं। इनसे कोई स्नेह नहीं है या उनकी बेहतरी के लिए दिल में, जहन में विचार नहीं है। ये एक ऐसा राजनीतिक टूल्स है जिसको ऊपर ही अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। एक प्रकरण में मामला कोर्ट में, दूसरे प्रकरण में भी कोई इनको जो है उनके प्रति बड़े सिंपैथी भाव नहीं है। अखिलेश जी, लेकिन चूंकि राजनीति करनी है, अखिलेश जी, आपको उदाहरण इनकी मंशा जो भी हो, आप कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बताइए। क्या आप तैयार हैं एक देश एक कानून के लिए? क्या आप सपोर्ट करेंगे? वो पता नहीं इनको। अरे मैंने कहा ना कि दो चीज तो है। एक तो पहले जो सुप्रीम कोर्ट में है, दूसरा ये बहुत कुछ बोले हैं कश्मीर से, आचार संहिता से। नहीं अखिलेश जी, नहीं और भी अखिलेश जी, देश अब उस स्थिति, उस मोड़ पे आ गया है जहां आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा। 1986 शाहबानों के बाद सर बहुत टाइम हो गया, 30 साल हो गए अखिलेश जी, अब एक स्टैंड लेना पड़ेगा। ट्रिपल तलाक सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। एक देश एक कानून पर आपका स्टैंड क्या? बोलने तो मैं बोलूं, आप बोलने तो मैं बोलूं। अरे देश तो आज उबल रहा है, जहां ये लोग खामोश हैं। अभी तत्काल में जो देश उबल रहा है, क्या है उसके बारे में क्या कर रहे हैं ये? जो विषय है वो तो बता दीजिए। भरमा करके आ करके आज सत्ता में बैठे हैं, आज सत्ता में आके बैठ गए हैं। क्या कर रहे हैं? कहाँ गए वो लंबे इंच वाले जो साइज बताते? अखिलेश जी, मैं आपकी मजबूरी समझ रहा हूँ। क्या क्या कर रहे हैं आप अभी भी इस दुविधा से बाहर नहीं निकल पा रहे। क्या लंबे मजबूरी? अखिलेश जी, मैं आपकी दुविधा समझ रहा हूँ। आप अभी भी उस मजबूरी से बाहर नहीं निकल पा रहे। एक देश एक कानून को सपोर्ट करेंगे, मुसलमान नाराज हो जाएगा। मैं कोई दुविधा में नहीं हूँ। मैं समझ रहा हूँ सर आपकी सिचुएशन, आपकी स्थिति समझ रहा हूँ। मेरे कोई दुविधा नहीं है। दुविधा आपको है? अरे मैं आपकी भी समझ रहा हूँ, मैं अच्छी तरह से। मजबूरी हमारी क्या है? सत्ता में बैठे क्या कर रहे हैं? जवाबदेही जिम्मेदारी उनकी है। जो वादा करके आगे करें, किसने रोका है? जो करना चाहे कर ही रहे हैं, कोई रोका? मैंने तो उदाहरण गिना है। आज संविधान की दुहाई दे रहे हैं। जब यही संविधान बना तो बोले थे कि हम नहीं मानेंगे इस संविधान को, मनुस्मृति मानेंगे। आज कहें मनुस्मृति नहीं मानते हैं। अच्छा चलिए, आप स्टैंड मत लीजिए। राकेश जी भी मेरे साथ आ गए। राकेश जी, एक सेकंड में आ रहा हूँ, आप स्टैंड मत लीजिए, नहीं मिलेगा। ठीक है। आसिम वकार, मुझे पता है आप तो बहुत क्लियर स्टैंड लेते हैं इस पर। आप तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्टैंड के साथ खड़े हैं। आसिम वकार, जरा समझाइए देश को, भले के लिए। आसिम वकार जरा देश को समझाइए, इनका राजनीतिक मुद्दा है। आसिम वकार जरा समझाइए, एक देश एक कानून में दिक्कत क्या है आखिर आपको? क्यों इतना विरोध करते हैं आप कि बाकियों के लिए कानून हो, हम नहीं मानेंगे? क्यों? सर सुन तो लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन आपके चैनल पर मुझे फख्र है कि मुझे बताने का मौका मिला कि इसी हिंदुस्तान में जहां एक देश एक कानून की बात बैठकर ये भारतीय जनता पार्टी के प्रखर प्रवक्ता कर रहे हैं, इसी हिंदुस्तान में नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर में धारा 371 लागू है और उसमें लिखा गया है कि यहाँ के कल्चर से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। दूसरी बात, इसी हिंदुस्तान में जहां भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में भी सरकार है। सर बोलने दीजिए पहले, कहिए तो बोलूं, कहिए ना बोलूं। बोलिए बोलिए। देखिए, इसी कश्मीर में जहां बीजेपी की सरकार है, उसी कश्मीर में हिंदुस्तान की जिस कानून की बात कर रहे हैं, सीआरपीसी और आईपीसी लागू नहीं होती है। इसी हिंदुस्तान में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, समान नागरिक संहिता और एक कानून की बात करते हैं, इसी मुल्क में लक्षद्वीप और अरुणाचल प्रदेश जाने के लिए हिंदुस्तान के नागरिकों को परमिशन लेना पड़ती है कि हम अरुणाचल प्रदेश जा रहे हैं, हमें परमिशन देश के मुसलमान तो पूरे देश में फैले हुए हैं। आप लक्षद्वीप, अंडमान, कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट कहां चले गए? बात सुनिए पहले। हम तो देश की 20 करोड़ आबादी की बात कर रहे हैं जो पूरे देश में फैले हुए हैं। क्या मानक जी, मैं 20 करोड़, मैं देश में कानून की बात कर रहा हूं जी। मैं आपसे कहता हूं, एक साहब बैठे थे, बात 4 शादी की आ गई, मुसलमानों का सब कुछ आपको दिखता है, तो मैंने कहा साहब मुसलमानों में 4 शादी जो है वो ऐसे नहीं है कि जाके कर लें, उसमें परिस्थितियां हैं, उसमें तरीका है। लेकिन आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो 4 शादी की परमिशन इसलिए दी जाती थी मुसलमानों में कि यहां पर एक बहुत बड़े नेता के लड़के को 25 साल ये बात कहने में लग गए कि मेरी मां के अवैध संबंध थे और ये मेरे बाप हैं। दूसरी बात, हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को लोकसभा में ये कहना पड़ा, मैं नाम नहीं लूंगा, आप सब समझ जाएंगे, कि उन्होंने ये खुद कहा कि मैं शादीशुदा नहीं हूं, मैंने शादी नहीं की है। आसिम वकार कहां से कहां चले जाते हैं? हम मुद्दा क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम एक देश एक कानून की बात कर रहे हैं। आसिम वकार कहा था कि नहीं कहा था? और आप देखिए, ये कभी नॉर्थ ईस्ट चले गए, कभी लक्षद्वीप चले गए। ये बात कही थी कि नहीं कही थी? अरे आसिम वकार, मुझे एक बात बता दीजिए, देश में एक कानून क्यों नहीं होना चाहिए? आसिम वकार सीधा जवाब दीजिए, देश में एक कानून क्यों नहीं होना चाहिए? अरुणाचल प्रदेश जाऊं तो मैं क्यों परमिशन लूंगा? देश में एक कानून क्यों नहीं होना चाहिए? आप नॉर्थ ईस्ट में संविधान बनाते हो कि वहां के कल्चर से छेड़छाड़ नहीं होगी और 20 करोड़ की आबादी के कल्चर से आप छेड़छाड़ करेंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं मुसलमानों के कल्चर के साथ छेड़छाड़ की जाएगी अगर एक कानून लागू हो जाएगा? जहां की कुल आबादी 3 करोड़ भी नहीं है, वहां के कल्चर में आप संविधान बनाते हो कि वहां के कल्चर से छेड़छाड़ नहीं होगी, और हिंदुस्तान में जो 22-25 करोड़ की आबादी है उसके कल्चर के साथ इसका मतलब आप कह रहे हैं हिंदुस्तान के कल्चर से मुसलमानों का कल्चर अलग है? आप ये कहना चाह रहे हैं हिंदुस्तान के कल्चर से मुसलमानों का कल्चर अलग है? आसिम वकार सर, हमारे मुल्क में सरदारों का कल्चर भी अलग है, बौद्ध कल्चर भी अलग है, हिंदू कल्चर भी अलग है, मुसलमान कल्चर भी अलग है, ईसाई कल्चर भी अलग है। आसिम वकार, अगर सरकार कानून लेकर आएगी इस यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, तब क्या करेंगे? सर, कानून का रास्ता खुला है। कश्मीर में इनकी सरकार है, ये यहाँ बताएं चैनल पर, क्या सीआरपीसी और आईपीसी जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान की लागू है? अगर सरकार कानून लाएगी तब क्या करेंगे आसिम वकार? और आईपीसी अगर एक देश एक कानून के लिए संविधान में, अरे मैं आसिम वकार, अगर कानून बनेगा क्या करेंगे? तब तो मानना पड़ेगा ना। नहीं सर, ऐसे कैसे बनेगा कानून? आप ऐसे कैसे बना देंगे? कानून बनेगा तो फिर सब एक जैसा बनेगा। फिर कानून आप अपने मर्जी से सुनना बना देंगे। मैंने आपसे पूछा, मैं संबित पात्रा से एक बार पहले भी पूछ चुका हूं, मैं अभी पूछ रहा हूं। जब समान कानून बनाएंगे आप, सबके लिए एक कानून बनाएंगे आप, तो मैं आज फिर सवाल पूछ रहा हूं, आपसे भी पूछ रहा हूं मानक जी, जवाब जरूर दीजिएगा। मेरा सवाल यह है कि जब आप एक कानून बना देंगे तो आप ऐसा तो करेंगे नहीं कि हिंदू कल्चर आप हमारे ऊपर थोप दीजिएगा। भाई, एक सरदार, मुसलमान, ईसाई, हिंदू, बौद्ध, जैन सबको बिठा के सबकी मर्जी से कानून बनाया जाएगा, तो उस कानून में जो समान कानून बनाएंगे उसमें गाय को आप हमसे संबित जवाब दे रहे हैं। राकेश जी, एक सेकंड जानवर मानेंगे? एक सेकंड, संबित जवाब देना चाह रहे हैं। आपके कल्चर में गाय आपकी मां है, प्रवक्ता जवाब देना चाह रहे हैं। गाय जानवर है, तो आप गाय को मां मानेंगे या आप हमसे जानवर मानेंगे? आप सारे तर्क आपने रख दिए, ऊपर से लेके, कश्मीर से लेके और अंडमान आप जानवर मानेंगे? एक सेकंड, पहले तो आप ये बता दीजिए, आपके कल्चर में गाय जानवर, आपके कल्चर में गाय मां है और हम सबके कल्चर में गाय जानवर है, तो आप जब समान कानून लागू करेंगे तो उसमें संबित पात्रा जी आप बाकी धर्मों से क्या कहेंगे? गाय को मां मनवाएंगे या आप खुद जानवर? अरे गाय पर कानून पहले से लागू है देश में। आसिम वकार, एक सेकंड, गाय पर पहले से कानून है पूरे देश में। मैं उत्तर दे रहा हूं। संबित पात्रा, संबित सुनिए, मैं उत्तर दे रहा हूं।
देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े बड़े नेता तैयारियों के साथ नहीं आते हैं। वसीम साहब, इसको पढ़ के आइए। राइट और रिचुअल्स के बीच में डिफरेंस होता है। राइट अधिकारों की लड़ाई होता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड राइट्स के लिए है, रिचुअल्स या कल्चर के लिए नहीं है। किसी के कल्चर के साथ भी छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। कल्चर होता है आपके त्योहार मनाने का तरीका, आपके रीत रिवाज। आप जैसे नमाज पढ़ते हैं, आप कैसे अपना फेस्टिवल्स मनाते हैं, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। क्यों छेड़छाड़ होगी? वो आपका अधिकार है। और मगर सोशल इक्वालिटी मतलब महिला का राइट, चाहे वो हिंदू महिला हो, चाहे वो क्रिश्चियन महिला हो, चाहे वो मुसलमान महिला हो या बौद्ध महिला हो, इन सभी महिलाओं का अच्छा कैसे होगा, इनको बराबरी का दर्जा कैसे मिलेगा, कोई भी पति महिला को बीच रात को बीच सड़क पे छोड़ ना जाए, इसकी चिंता संविधान करती है। ये अधिकारों की लड़ाई है। इसलिए यूनिफॉर्म और गाय का सुन लीजिए। अरे गाय का सुन लीजिए, गाय का सुन लीजिए, पहले गाय का सुनिए, गाय का सुनिए, गाय का तो सुनिए पहले, गाय का सुनिए। गाय का आपने बार बार प्रश्न पूछा, यूनिफॉर्म सिविल कोड में गाय का को आएगी? गाय तो रिचुअल का विषय है ना, तो यूनिफॉर्म से। अरे साहब सुन तो लीजिए प्लीज, आप बिल्कुल पढ़ के नहीं आए हैं। जो अपनी पत्नी को तलाक भी नहीं दे रहे हैं, सुनिए प्लीज, पत्नी भी नहीं मान रहे हैं, सुनिए तो साहब, माननीय न्यायालय सर सुन लीजिए, संज्ञान में ले और उसको खुद फाइल करने के बाद ऐसी औरतों को इंसाफ दिलाए। सुनिए जी आप भी आइए, सुनिए, आपकी औरतों को इंसाफ दिलाने के लिए। अरे आसिम वकार देखिए, जब आप बोल रहे थे कोई टोक रहा था तब आप नाराज हो रहे थे, अब दूसरे बोल रहे हैं आपको टोकने लगे। अब जिनके पतियों ने उनको तलाक भी नहीं दी है, अब प्लीज पत्नी का दर्जा भी नहीं दिया, पूरा कर लो, उनको बेवा की जिंदगी मानने पर प्लीज पूरा कर लो, हम भी उनकी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। प्लीज पूरा कर लो। मैं क्या हो रहा है? अब रुक जाइए, आपकी बात हो गई। हाँ संबित कंप्लीट करिए। देखिए कितनी अज्ञानता है। इन्होंने पूछा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में गाय का क्या होगा, वो मां मानी जाएगी या जानवर मानी जाएगी? भाई असीम वकार, थोड़ा पढ़ के आया करिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है फैमिली लॉ। डाइवोर्स कैसे होगा, आपके डाइवोर्स के बाद कितनी राइट मिलेगी, आपका इनहेरिटेंस कैसे होगा, आपकी प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर होती है, एडॉप्शन बच्चों का कैसे होता है, ये 5 चीजें यूनिफॉर्म सिविल कोड में आता है। भैया ये गाय यूनिफॉर्म सिविल कोड में नहीं आता है, इसलिए थोड़ा पढ़ के आया करें जब डिबेट में आता है। ये बहुत महत्वपूर्ण डिबेट है। संविधान बना रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में कल्चर से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। 2 करोड़ आदमी के आप कल्चर से छेड़छाड़ समझ ही नहीं आएगा इनको। मैंने 5 बताया, क्या 5 आए हैं? अच्छा एक सेकंड, नॉर्थ ईस्ट हो या नॉर्थ वेस्ट हो, हर जगह एक ही कानून, आप जो अच्छे हैं वो लाना। यही हो रहा है। एक सेकंड, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यही कोशिश कर रहा है। राकेश जी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यही कोशिश कर रहा है कि अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, आप हमारे कल्चर के साथ, आप हमारे धर्म के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। राकेश जी, अब जब लॉ कमीशन की कोशिश सर्वसम्मति बनाने की सरकार की कोशिश नाकाम हो रही है, राकेश जी आगे कैसे चलेगी? कि वो औरतें जिनको उनके पतियों ने तलाक भी नहीं दी है और उनको पत्नी का हक भी नहीं दिया है और उनको बेवा की जिंदगी गुजारने में मजबूर कर रहे हैं, इसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? मानक गुप्ता आप लड़ेंगे? आसिम वकार लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, सबकी लड़ाई लड़ते हैं। ये जो औरत आवाज उठाएगी अन्याय के खिलाफ, उसकी आवाज उठाएंगे। एमआईएम लड़ेगी, आसिम वकार लड़ेंगे और हम लोग लड़ेंगे। इसका उत्तर हम भी निकलने जा रहे हैं। आपने जैसी लड़ाई लड़ी है वो हमने देखा है। आसिम वकार रहने दीजिए, आपने कैसी महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी है उसे छोड़ दीजिए। आप तो आज भी ट्रिपल तलाक को फेवर कर रहे हैं, उसके पक्ष में खड़े हुए हैं कि 3 बार तलाक कहकर औरत को घर से बाहर निकालने का अधिकार हर मुसलमान आदमी के पास रहना चाहिए। आज तो आप भी इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप रहने दीजिए, मुस्लिम महिलाओं की बात मत करिए। राकेश जी मुझे एक बात बताइए, आप फिर मैंने आपसे कह दिया, अरे आसिम वकार, ट्रिपल तलाक कोड उनको भी संज्ञान में ले, जिनके पतियों ने बिना तलाक दिए उनको नरक की जिंदगी जीने पर मजबूर किया है। अरे कानून है उनकी देखभाल करने के लिए, और उनकी अगर आवाज आती है तो हम उठाते हैं। एक सेकंड रुक जाइए, आसिम वकार, कानून है उसके लिए, लेकिन प्रॉब्लम यही है मुस्लिम महिलाओं के लिए कानून तक नहीं बनने देते आप। मसला यही है। राकेश जी, लॉ कमीशन की सर्वसम्मति की कोशिश नाकाम हो रही है। पति बहुत बड़े नेता है और उनके साथ तो कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है कि अच्छा मैं और डायरेक्ट पूछता हूँ। एक सेकंड आसिम वकार, एक सेकंड रुक जाइए। अब राकेश जी, आसिम वकार और बाकी मुस्लिम नेता और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उनको कैसे मनाया जाए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए तैयार हो जाए? राकेश जी देखिए, सवाल यह नहीं है कि कौन सा कल्चर क्या कहता है। सवाल यह है कि भारत के संविधान को, जिसको भारत की जनता ने अंगीकार किया है, जिसको भारत की जनता ने बनाया है, ये वी द पीपुल है, ये क्या कहता है? भारत के संविधान में साफ तौर पे महिला और पुरुषों को समान अधिकार दिया गया है।
किसी भी कारण से, मैं अब उन कारणों पे नहीं जाना चाहता हूं, 1950 के दशक में हिंदू कोड बिल बना, बाकी नहीं बन पाया। अब उन कारणों पर बहुत ज्यादा एकेडमिक डिबेट करने का कोई कारण नहीं है। अब जितना भी लेट हुआ, लेकिन अब एक समान अधिकार का कानून बनना चाहिए, महिलाओं और पुरुष को समान अधिकार मिलना चाहिए। मैं बकार साहब से एक बात बड़े आदर के साथ कहना चाहता हूं, बकार साहब, इस तरह का भ्रम यदि आपके मन में है तो दूर कर लीजिए, और नहीं है यदि फैला रहे तो मत फैलाइए। किसी भी धर्म को यूनिफॉर्म सिविल कोड पे थोपा नहीं जाता है। जो बेस्ट एलिमेंट्स होते हैं विभिन्न धर्मों में, उसको साथ रखकर एक कोड बिल बनाया जाता है। जैसे जब हिंदू कोड बिल बना, हिंदुओं में जितने स्कूल ऑफ थॉट्स थे, उनका अध्ययन करके जो दो बेस्ट एलिमेंट था, जो समाज के धोखा दे रहे हैं आप, मैं कर रहे हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट, देखिए मैं अपनी बात पूरी करूं मानक जी, मैं 12-15 मिनट बाद आया हूं और मुझे बोलने, आसिफ वकार देखिए, मैं चुप रहता हूं, बोलने दीजिए। जब कोई आपको टोकता है आप नाराज होते हैं, लेकिन दूसरों की बात सुनते नहीं है। आसिफ वकार सुना करिए, आसिफ वकार डिबेट है, तब आप चाहते हैं कोई मैं डिबेट से हट जा रहा हूं, तो बोलने दीजिए। मुझे कोई शौक सुना नहीं भी करिए। राकेश जी कंप्लीट करिए। मुझे कोई शौक नहीं है। बोलिए राकेश जी। यदि बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा, नहीं मैं चुप। बोलिए। मैं 2 ही 3 बात कहना चाहता हूं कि भारत के मौलिक अधिकार के तहत महिलाओं को अधिकार है, और ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को छोड़ दीजिए। आप भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के नाम पर, जनसंघ के नाम पर पिछले कई दशकों से राजनीति करते रहे हैं और मुस्लिम महिलाओं को बहकाते रहे हैं। मैं कह रहा हूं, जिस चौराहे पर मुस्लिम महिला से अपील कीजिए, जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो गरीब घर की हैं, असहाय हैं, वे हाथों में प्ले कार्ड लेकर चौराहे पाने को तैयार है। मैं अपने इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन की बात कर रहा हूं। हम लोग ट्रिपल तलाक पे कुछ काम कर रहे हैं। कल 18 मुस्लिम तलाकशुदा महिलाएं, ऐसी महिलाएं आई जिनको आने की व्यवस्था नहीं थी अपनी नैरेटिव सुनाने के लिए। पर राकेश जी ये तो कह रहे हैं 4 करोड़ सिग्नेचर है इनके पास। अरे 10 करोड़ सिग्नेचर ले लीजिए। भारत का संविधान उस बात को मानेगा जो वैज्ञानिक है, जो आधुनिक है, जो तर्क सम्मत है, जो अतर्क सम्मत है, जो संवैधानिक नहीं है, जो आधुनिकता के परे, मध्ययुगीन संस्कृति, मध्ययुगीन मस्तिष्क, भारतीय शासन का, भारतीय समाज का रूलिंग आइडियोलॉजी नहीं हो सकता है। भारतीय समाज का, भारतीय शासन व्यवस्था। अच्छा राकेश जी एक चीज और बताइए, आपके हिसाब से राकेश जी, इस देश में एक कानून की जरूरत क्यों है? एक देश एक कानून क्यों होना चाहिए राकेश जी? यहाँ बैठकर वो महिलाओं की लड़ाई लड़ेगा। आसिफ वकार देश में नहीं, एक सेकंड राकेश जी, एक देश एक कानून क्यों जरूरी है देश के लिए? इसलिए कहा कि 47 के पहले कुछ लोगों ने कहा कि हम मुसलमान हैं, इस्लाम के अनुसार पृथ्वी राष्ट्रवाद बना, जिन्ना ने ही मांग की। आजादी के बाद यह निर्णय हुआ, यह देश पंथ निरपेक्ष होगा, पंथ निरपेक्ष में एक कानून होगा। जिन लोगों ने कहा नहीं हम जिन्ना के साथ नहीं हैं, वो जो लोग भी थे, चाहे हिंदू थे या मुस्लिम थे या सिख थे, ईसाई थे, जिन्होंने जिन्ना का बहिष्कार किया, जिन्ना को गलत कहा, वे भारत में रहे इस शर्त पर रहे कि वे एक कानून से, संविधान के अनुसार चलेंगे। वे कहेंगे गीता, कुरान, बाइबिल से ऊपर भारत का संविधान है। जिनको लगता है भारत का संविधान नीचे है, वे अपना आत्मनिर्णय करें। ठीक है राकेश जी, में वापस मत जाइए। 47 से एक सेकंड अखिलेश जी, एक सेकंड में आ रहा हूं आपके पास, एक सेकंड, क्योंकि मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मुफ्ती साहब आ गए, मुफ्ती एजाज अरशद कासमी। आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर भी हैं। अखिलेश जी जरा सुनिएगा कासमी साहब को। कासमी साहब, आपने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, अखिलेश जी सिर्फ एक सेकंड जरा, अखिलेश जी एक सेकंड, आपने जो जवाब दिया है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को नहीं मानेंगे, 4 करोड़ हमारे पास सिग्नेचर है मुसलमानों के, क्यों आप इतना विरोध कर रहे हैं? क्यों आप एक कानून को नहीं मानते? देखिए, एक कानून को कौन नहीं मानेगा? कौन कहता है कि यहाँ एक देश में 4 कानून होना चाहिए? हाँ। ये पर्सनल लॉ का मतलब ये थोड़े होता है कि कानून से हम अलग हो गए। हाँ। कोई भी पर्सनल लॉ हो, किसी का भी हो, हाँ। ये सब कानून के अंदर ही में होता है, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ हो या कोई भी हो, प्रोटेक्टेड बाय आर्टिकल 25 है। और ये पर्सनल लॉ सिर्फ इस देश में नहीं है, दुनिया के जो सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे आप सिंगापुर ले लीजिए, वहां देख लीजिए सारे माइनॉरिटी के अपने पर्सनल लॉ है। आप मलेशिया में देख लीजिए, वहां हिंदू के अपने पर्सनल लॉ है। यूरोपियन कंट्रीज में देख लीजिए, जहां यूनान में सिर्फ 1 लाख मुस्लिम आबादी है, वहां उसको मुस्लिम पर्सनल लॉ वहां पूरी तरीके से वो सब कंट्री इतनी डेवलप कर गए, उसको मुस्लिम पर्सनल लॉ या कोई भी पर्सनल लॉ में कोई परेशानी नहीं है। और हमारी कंट्री, इसको पर्सनल लॉ में क्या परेशानी होगी? जहां तक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, मुसलमानों की महिलाओं को परेशानी है, किसी को कोई परेशानी नहीं। हमारी देखिए, असल में क्या है कि ये ट्रिपल तलाक के इशू को इस तरीके से उछाल रहा है। डायरेक्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें ना, डायरेक्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आकर के बात करें, चर्चा करें, उसका डायरेक्ट है। अब तो आपको भेज दिया उन्होंने प्रोफार्मा, आपने जवाब भी दे दिया। कहाँ प्रोफार्मा हमको भेज दिया? किसने भेज दिया?
अरे लॉ कमीशन ने आपको परफॉर्मा लॉ कमीशन ने जो परफॉर्मा जो बनाया है, नहीं, लॉ कमीशन ने जो परफॉर्मा बनाया है उसमें तमाम कम्युनिटी को सामने रख के नहीं बनाया, सारे माइनॉरिटी को सामने रख के नहीं बनाया, वो सिर्फ मुसलमानों को, इसलिए हम लोगों ने उसके परफॉर्मा का बाइकाट किया है। हम लोगों ने कहा कि उसको हम नहीं फील करेंगे, उस पर हम कोई राय नहीं देंगे, इसी वजह से वो सब खाने में भी पड़ गया है। हम तो सिर्फ एक चीज कह रहे हैं कि ये ट्रिपल तलाक या मुस्लिम महिलाओं का हवा खराब क्यों कर रहा है? डायरेक्ट आप यूनिफॉर्म सिविल कोड का खाका लाइए, डायरेक्ट उसका मसौदा लाइए और उस पर बहस करने के लिए हम तैयार हैं। जहां तक ये है कि आपको ये समझना चाहिए कि जिस आर्टिकल 44 का हवाला देते हैं बार बार, आर्टिकल 44 जो है वो क्या है, प्रिंसिपल डायरेक्टिव है, वो माफी तो मांग लीजिए, आप इस बात के लिए माफी तो मांगिए कि महिलाओं की बुद्धि पुरुषों से कम होती है। आपने क्या एफिडेविट में कहा था? क्या किसी आधुनिक समाज में कोई व्यक्ति इस तरह की बात कर सकता है? हमने कहा है अपने कोई भी संतुलित व्यक्ति, कोई भी सामान्य बुद्धि का व्यक्ति इस तरह की बात नहीं कर सकता। मौलाना साहब, कोर्ट फैसला करेगा। सबसे जो अफसोसनाक पहलू है कि कोर्ट का फैसला क्या होगा कि महिलाओं की बुद्धि पुरुषों से कम होती है? आप लोगों ने जो कोर्ट में अपना एफिडेविट दाखिल किया है, आपने जो अपना श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिला हो चुकी है, कोर्ट में जो हमने लॉजिक दिया है और जो हमने ये कभी नहीं कहा प्रधानमंत्री महिला हो चुकी है, लेकिन आपने जिस आर्टिकल का हवाला दिया है, आपने जिस आपने ना सिर्फ अधिकार दिया है बल्कि उनके साथ अनादर का आप कह रहे हैं आपने ये नहीं कहा कि औरतों की बुद्धि पुरुषों से कम होती? नहीं, क्या कहा है फिर आपने? उसमें ये पुरुष और औरतों में फर्क क्या बताया? पावर की बात की गई है, मेंटल पावर नहीं, डिसीजन मेकिंग पावर आदमियों की बेहतर होती है, आदमियों की होती है और औरतें थोड़ा जल्दबाजी में डिसीजन लेती है। अच्छा, ये बात उसके अंदर कही, उसको लॉजिक से साबित किया। अच्छा, एक सेकंड रुकिएगा जरा, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूं। ये तो हमारे डेफिनेट की बात है। इन लोगों ने अभी की औरतें नाराज हो रही होंगी जब आप ये बात कहते हैं। नहीं, बिल्कुल सारी मुस्लिम औरतें आपसे नाराज हो जाएंगी। वो आप कह रहे हैं इसी बात पर तो हर मुस्लिम परिवार में इसी बात पर तो आप कह रहे हैं कि मुसलमान आदमियों की डिसीजन मेकिंग पावर, फैसले लेने की ताकत औरतों से ज्यादा अच्छी होती है। ये तो है, औरतें जल्दबाजी में फैसला ले लेती हैं। अब आएगा उसको लॉजिक से साबित करेंगे। इन लोगों ने जो अपना एफिडेविट दाखिल किया, जरा उसका भी मैं पोस्टमार्टम कर दूं। इन लोगों ने जो अपना एफिडेविट दाखिल किया है उसमें जेंडर इक्वलिटी की बात की। एक मिनट राकेश जी, मेरी बात का जवाब दीजिए, मैं चैलेंज करता हूं आपको। आप मेरी बात का लॉजिक के साथ और प्रूफ के साथ जवाब दीजिए। आपने जिस जेंडर इक्वलिटी को लेकर के आपने एफिडेविट दाखिल किया है, दुनिया का जितना कमीशन है जेंडर इक्वलिटी को लेकर के, चाहे यूरोपीय यूनियन हो या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोपीय यूनियन हो, दुनिया में कहीं भी जेंडर इक्वलिटी में रिलीजन नहीं आता है और आप उसको रिलीजन से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी बात, जेंडर इक्वलिटी में रिलीजन नहीं आता है। असहमति कहाँ है? तो ये लोग जो हर जेंडर में, हर एक सेकंड सर, हर रिलीजन में जेंडर इक्वलिटी होना चाहिए। अरे बिल्कुल होना चाहिए जेंडर। तो फिर आप उसी को तो मानने को तैयार नहीं है। हम तो उससे ज्यादा दे रहे हैं। आप ही तो कह रहे हैं आदमियों की डिसीजन मेकिंग पावर बेहतर होती है औरतों से। जिस वक्त निकाह होता है, जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट होता है ना निकाह का, उस वक्त हम सिर्फ बराबरी नहीं, कहीं ज्यादा औरतों को देते हैं। उसको हम जो है खुला का, फस्क का, तलाक का राइट देते हैं, बल्कि उसकी सारी अखिलेश जी बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं के नाम पर उसके सारे राइट को खत्म करना चाहते हैं औरतों के। नहीं, आप औरतों को राइट देना चाहते हैं। हम देना नहीं, हम तो ऑलरेडी दिए हुए, उससे ज्यादा दे रहे हैं। ये लोग राइट, अखिलेश जी, थोड़ा सा ये लोग राइट को मेरा जवाब नहीं है। अखिलेश जी कुछ कह रहे हैं। राकेश जी जवाब नहीं दे सकते, हिम्मत नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ राकेश जी, आप जवाब दीजिए। थोड़ा सा मैं जवाब मौलाना अखिलेश जी को सुन लीजिए प्लीज। मौलाना साहब जवाब। अरे सुनिए, मैं संबित भाई, अरे एक सेकंड अच्छा राकेश जी, एक सेकंड में जवाब दे दीजिएगा। अखिलेश जी बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं। अखिलेश जी पहले आप बोलिए। देखिए अखिलेश जी, दुनिया का कोई वैज्ञानिक, दार्शनिक, मानव जी, दुनिया का कोई अरे लोग राकेश जी एक सेकंड, राकेश जी कुछ कह रहे हैं उसके बाद मानव जी, अखिलेश जी कंप्लीट करिए। मानव जी, हाँ बोलिए अखिलेश जी। मानव जी, हाँ बोलिए। बोलिए मौलाना मैं साहब। अभी सुन रहा था सबको, खासतौर से राकेश जी को, मौलाना राकेश जी को सुन रहा था। अभी इन्होंने कहा महिलाओं के हक की बात की। जब देश आजाद हो रहा था तब कहे इनको वोटिंग राइट भी नहीं, तो महिलाओं को उस लायक नहीं होती हैं। अभी महिला कोड बिल का इन्होंने बात किया, हिंदू कोड बिल का। इन लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में आप ही लोगों ने आजादी दिलाई, तो हम होने नहीं देंगे। और सुनिए, और ये लोग पहले हिंदू कोड बिल का कितना विरोध करते थे, ऑन रिकॉर्ड है। दिल्ली तक में जनसभा की, अम्बेडकर जी ने कितना बोला और उसमें नहीं आ पाया।
और पहला अब फिर बाद में पहला संविधान अमेंडमेंट लाकर नेहरू जी ले आए। दूसरे ये महिलाओं के बारे में कहते हैं इंडियन महिलाएं और हिंदुस्तानी महिलाएं। नेहरू जी ने सब कुछ किया। ये लोग माननीय सरसंघचालक जी ने इंदौर में कहा था कि जिसको हम लोग एक सांस्कृतिक और धार्मिक रीति रिवाज मानते हैं, बंधन मानते हैं, ब्याह को, शादी को, उन्होंने कहा एक सौदा है, उसको एक सौदा मानते हैं हम। सौदा है? ये कहाँ से क्या बोल रहे हैं? हिंदू धर्म का है, सनातन जो पूछा गया वो बोल नहीं रहे हैं। मौलाना अखिलेश जी कहाँ ले जा रहे हैं? अखिलेश जी आप बीजेपी और आरएसएस को महिला विरोधी बताते रहते हैं। अखिलेश जी लेकिन आप कोई स्टैंड नहीं लेते हैं, ना ट्रिपल तलाक पे कोई स्टैंड लेते हैं, ना यूनिफॉर्म सिविल कोड के पर कोई स्टैंड लेते हैं। ये है, एक मिनट है तो बताइए ना। मैं विद प्रूफ बोलता हूँ, ये है, इन लोगों के ऑन रिकॉर्ड है, इन लोगों का ऑन रिकॉर्ड है। इन लोगों ने महिला कोड बिल का विरोध किया कि नहीं किया? अखिलेश जी बीजेपी संघ पर जितने सवाल उठाने उठाइए, गलत ढंग से सरकार पर जितने सवाल उठाने उठाइए, मैं कह रहा हूँ एक स्टैंड से ले करने की। वो लाइव बोले थे, वो लाइव एक बार नहीं, अरे भाई सुनिए, वो एक बार नहीं कई बार बोल चुके हैं, लाइव जनसभा में बोल चुके हैं। अरे आप तो बताइए पहले किया है कि महिलाओं का अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। किया है महिलाओं को, आप खुद महिलाओं तलाक के पक्ष में है, ट्रिपल तलाक मौलाना अखिलेश, ठीक ट्रिपल तलाक के पक्ष में है या ट्रिपल तलाक के खिलाफ है मौलाना अखिलेश? रेशियो सबसे कम है मुसलमान। अच्छा आप एक सेकंड अखिलेश जी एक सेकंड अखिलेश जी ठीक है, आपने बीजेपी और संघ पर आरोप लगाया, उनसे सवाल पूछे। एक सेकंड हाँ अखिलेश जी एक सेकंड बहुत सारे आरोप लगा दिए आपने, जवाब सुन लीजिए। इनके दस्तावेजों में है। अब हाँ सुन लीजिए राकेश जी, पहले आप। अरे मौलाना साहब राकेश जी, मौलाना संविधान का विरोध किया कि नहीं उन्होंने? अरे आप इसका जवाब क्या है? अरे संविधान का विरोध किया कि नहीं इन्होंने? राकेश हिंदू कोड बिल का विरोध किया कि नहीं किया? महिलाओं को वोटिंग राइट का विरोध किया कि नहीं किया? महिलाओं की शादी को ये सौदा कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ये महिलाओं चुनाव समाप्त हो चुका आपका। कहीं महिलाओं को इनके कोई अधिकार है? आईना दिखा रहे हैं, सही कर रहे हैं राजेश जी, संबित जी दोनों आईना दिखा रहे हैं। आईना देखिए, शांत रहे, हम लोग महिलाओं के प्रति पीड़ा इनका दिखावा है। अखिलेश जी अब जवाब भी सुनिए, जवाब भी सुनिए। मानक जी हम बोल अखिलेश जी लगातार आरोप सवाल सर, जवाब नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। राकेश जी जवाब। मानक जी मैं दो ही बात कहना चाहता हूँ कि ट्रिपल तलाक पर कानून बनना चाहिए। भारत की मुस्लिम महिलाएं सड़क पे तलाक कोई इशू ही नहीं है, क्यों इशू बना रहे हैं उसको? कोई रोक नहीं सकता है। एक घरों में मीटिंग नहीं हो रही है, घरों में आप मुस्लिम महिलाओं का सामना नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात, मोहन भागवत जी को गलत ढंग से उद्धृत करने के अखिलेश प्रताप सिंह को माफी मांगनी चाहिए। ट्रिपल तलाक जी आप एक महिलाओं, आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, ऐसी गलत बयानी करने के लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। ऐसी गलत बयानी करने से बोर्ड में मोहन भागवत जी ने ऐसा नहीं कहा जो भारतीय विवाह व्यवस्था के लिए कहा। भारतीय विवाह व्यवस्था में विवाह एक पवित्र चीज है। ये मोहन जी ने कहा पश्चिम में विवाह कॉन्ट्रैक्ट है, पश्चिम में विवाह कॉन्ट्रैक्ट है। अखिलेश जी आप माफी मांगिए, आप सोनिया गांधी रोम के कथन को भारत में मत लाइए। आप जैसे 10 जनपद के दासों से हमें बात नहीं करनी है, चिल्लाने से नहीं होता है। आप तो 10 जनपद के सिपाही हैं, ऐसे कांग्रेस सरवाइव नहीं करेगा। आप जैसे लोगों को संघ को सफाई देने की जरूरत नहीं है। देश की जनता राष्ट्रीय संगठन से बेहद प्यार करती है। देश की जनता का संघ से जो जुड़ाव है, जो लगाव है, उसका परिणाम आपने पिछले चुनाव में देख लिया है। ये बयानबाजी आपको 44 सीट से 4 सीट तक ले जाएगी। अखिलेश प्रताप सिंह ये बयानबाजी 44 से 4 सीट ले जाएगी। आप तो मुस्लिम महिलाओं पर अत्याचार को देख रहे हैं। ऐसा असंवेदनशील व्यक्ति, ऐसी असंवेदनशील पार्टी, अरे मौलानाओं को तो मैं मानता हूँ ये असंवेदनशील हो चुके हैं। आप कब से असंवेदनशील हो गए हैं? अच्छा एक सेकंड रुक जाइए। जी ने विरोध किया था
सिर्फ गुरुजी बोलते हैं, विरोध नहीं किया था। सब एक साथ बोलने लगते हैं। एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। राकेश जी प्लीज एक सेकंड, राकेश जी एक सेकंड पढ़िए, राकेश जी इतिहास पढ़िए, इतिहास का बोध रखिए, तब बोलिए। आकर गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। ओके ओके राकेश जी एक सेकंड, एक सेकंड। आजम खान मेरे साथ एक सेकंड रुकिएगा अखिलेश जी जरा। आजम खान बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। ऑडियो बंद कर दीजिए, ऑडियो बंद करना पड़ेगा मुझे ऑडियो बंद करना पड़ेगा सर, क्योंकि जब सब एक साथ बोलते हैं कोई सुनता नहीं है। पैनलिस्ट दर्शकों का बहुत समय बर्बाद होता है। आजम खान साहब मेरे साथ हैं। आजम खान मुस्लिम कार सेवक मंच के नेता हैं। आजम भाई सुन पा रहे हैं मुझे आप? बिल्कुल सुन रहा हूँ। अभी तक तो सबको सुन रहा था, अभी आपको सुन रहा हूँ। हाँ बताइए जरा, ये देश में एक कानून होना चाहिए, इस पे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोल रहा है कि नहीं होना चाहिए, वो शरिया के खिलाफ है। आप क्या कहते हैं इसमें? मेरा कहना यह है कि इसके बारे में हिंदुस्तान का जो मुसलमान सोचता है, वो एक राष्ट्र के बारे में अगर सोचता है, एक भारत के बारे में सोचता है कि तो फिर एक कानून के बारे में क्यों नहीं सोचेगा? मुसलमान नहीं हो पाया वो ठीक है, हिंदुस्तानी कहाँ बन पाएगा आजम मियां? अरे अब आप मुस्लिम होने का सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, बताइए। आसिम वकार आप मुसलमानों को सर्टिफिकेट नहीं देने लगे, सोचेगा? अरे बताइए। हमारी बात सुने प्लीज, हमारी बात को पूरा करने दें। हमने आपकी बात सुनी है, जफर साहब मैंने आपकी बात सुनी है, मेरी आपने बात सुनी। सच्चा मुसलमान नहीं बन पाया, वो सच्चा हिंदुस्तानी कैसे बन जाएगा? अरे भाई हम तो वही तो बात कर रहे हैं कि मुसलमान बनने के लिए टोपी लगाना जरूरी नहीं है। मुसलमान घर में मुसलमान बनने के लिए दाढ़ी रखना जरूरी नहीं है। कुरान का विरोधी हो जाए। कौन सा कानून कहता है कि मुसलमान बनने के लिए टोपी रखे लगाए? और ये कौन सा कानून कहता है कि मुसलमान बनने के लिए दाढ़ी रखे? प्लीज हमारी बात तो सुने, हमने आपकी बात सुना है। सर मानक एक सेकंड मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, मेरे पास टाइम भी खत्म हो रहा है। क्लोजिंग समिट में आपको दे रहा हूं, मेरे पास टाइम भी खत्म हो रहा है। चाहते हैं देश को सुनाना चाहता हूं। आजम खान आपने बहुत करारा जवाब दिया आसिम वकार को। मैं तो आप सिर्फ इतना कह सकता हूं कि मुसलमान बनने के लिए टोपी लगाना जरूरी नहीं है। और आसिम वकार आप सर्टिफिकेट नहीं देंगे कौन सच्चा मुसलमान है और कौन सच्चा मुसलमान नहीं है। संबित पात्रा क्लोजिंग आपको दे रहा हूं। सब अरे क्या बात कर रहे हैं, कैसे बोल रहे रहे हैं? आसिम वकार प्लीज प्लीज, आसिम वकार संयम रखिए, जरा संयम रखिए। संबित पात्रा क्लोजिंग आपको दे रहा हूं। संबित अगर कंसेंसस नहीं बना, आपकी सरकार कॉमन सिविल कोड, देश में एक कानून लाने पर प्रतिबद्ध है। आपके मैनिफेस्टो का एक अहम मुद्दा ये हमेशा से रहा है, आप लाएंगे एक कानून? हिम्मत नहीं है, गुमराह कर रहे हैं लोग। मैं इसका उत्तर दूंगा, मगर आप देखिए आज डिबेट अंत होना चाहिए एक अच्छे नोट पे, लड़ाई पे नहीं। और हम सब के, चाहे हम बीजेपी से हो या चाहे असीम वकार साहब हो, मैं मानता हूं कि सब लोग अंबेडकर जी का तो सम्मान करते ही हैं, अंबेडकर जी को परमपिता मानते हैं। तो अंबेडकर जी ने 23 नवंबर 1949 को जब महबूब अली बेग, मोहम्मद इस्लाम और नसरुद्दीन अहमद ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसकी खिलाफत की थी, तो ये कहा था अंबेडकर साहब ने कहा था, Till 1937, the Muslims were governed by the Hindu law, and the Muslim law is not beyond changes. It is not a threat to Islam. ये अंबेडकर साहब ने कहा था। अंबेडकर साहब ने खुद यूनिफॉर्म सिविल कोड में कहा। जहां तक हमारे सरकार का सवाल है, हमने हमेशा कहा है सबको मिलके लेके चलना है, सबको बैठ के जो सबसे अच्छे प्रैक्टिसेस सभी धर्मों के उनको लेकर। ठीक है, लेकिन आप संबित, आपकी सरकार की ही परीक्षा होने वाली है, क्योंकि मुस्लिम लॉ बोर्ड, मुस्लिम नेता यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सर्वसम्मति मानने को तैयार नहीं है। अब आपकी परीक्षा है, देखते हैं आपकी सरकार क्या आपकी सरकार अखिलेश बोलना चाहते हैं। मौलाना अखिलेश देश में एक कानून लाने के लिए कदम उठाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए। संबित पात्रा, अखिलेश प्रताप सिंह, आसिम वकार, राकेश, मुफ्ती कासमी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आजम खान आपका भी।